हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर, एक बार फिर आपके सामने हूँ एक बायोलॉजी का एक और अलग से नया फ्रेश पार्ट लेकर। जो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 अध्याय 3, उसमें हम पॉलिनेशन की बात कर रहे थे और पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने पॉलिनेशन को स्टार्ट किया और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। बच्चों, अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आया होगा तो ही क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण समझ में आएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखिए, क्योंकि ये लिंक्ड है एक दूसरे से, वो समझ आ जाएगा। तो उसका ये ऑपोजिट है और उसके कुछ कारण भी अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। देखिए, आज का जो अपना पार्ट 2 है वो पर परागण को लेकर है, क्रॉस पॉलिनेशन को लेकर है। अब इसको समझते हैं। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को समझा था, उसी वे से इसको समझते हैं। वो बहुत आसान तरीका था। क्या तरीका था कि देखो, इसका नाम में ही पहले इसका अर्थ ढूंढे। पर मतलब कि दूसरा। दूसरा क्या होगा? अब पॉलिनेशन कराता है तो दूसरा क्या रहेगा? पुष्प रहेगा। कहां पर रहेगा? दूसरे पौधे पर। कहां पर रहेगा? दूसरे पौधे पर रहेगा। कैसे? समझने का प्रयास कीजिए। मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, ए, और इसके ऊपर ये एक फूल है, ठीक है, और इसी के जैसा एक और उसी जाति का पौधा है ये, और इसके ऊपर भी ये एक फूल है। करवाना क्या है अपने को? पर परागण कराना दूसरे से। होगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर ये होता है कि जाति समान रहती है। ये हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा है, थोड़ा रिवाइज हो रहा है। देखो, जाति सेम रहेगी, जाति दोनों की समान है, ठीक है। क्या हुआ? जब भी इन दोनों पादप के अंदर परिपक्व अवस्था आई, पादप के अंदर परिपक्व अवस्था आई फूलों में, पुष्प के अंदर, तो परागण की क्रिया क्या हुई कि इस पुष्प के परागण की क्रिया करते हुए उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर चले जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण। इसकी डेफिनेशन वापस देखते हैं। देखो क्या होगी इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि परागण की वह क्रिया, परागण की वह क्रिया जिसमें एक समान जाति के, दो अलग अलग, एक समान जाति के दो अलग अलग, देखो दोनों की जाति समान है, अलग अलग पादप है, तो एक समान जाति के दो अलग अलग पुष्पों के, एक समान जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के, पौधों के पुष्पों के मध्य होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि परागण की ऐसी क्रिया जिसमें एक समान जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है। देखो, दोनों अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, पर परागण कहेंगे। अब देखो, पर परागण, अब ये देखो, कुछ वैज्ञानिकों का मानना अलग है। कुछ वैज्ञानिक अभी भी इसको क्या मान रहे हैं? अभी भी इसको स्वपरागण ही मान रहे हैं, स्वपरागण ही मान रहे हैं। इसका भी एक पर्टिकुलर वो अपना एक रीजन दे रहे हैं। क्या रीजन दे रहे हैं? कि भाई साहब, जाति एक ही तो है, पौधा अलग है तो क्या है, इसलिए जाति को बेस मानकर कुछ वैज्ञानिक इसको पर परागण मान रहे हैं। अपने को इसे क्रॉस पॉलिनेशन ही मानना है। क्या मानना है? पर परागण ही मानना है, स्वपरागण नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पौधे पर हो रहा है। अपना मेन मुद्दा ये है कि पौधे अलग अलग हो गए तो पर दूसरा पौधा है, ठीक है, जाति सेम है, तो कुछ वैज्ञानिक इसकी जाति सेम होने की वजह से स्वपरागण ही मान रहे हैं। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब कुछ ऐसी युक्तियां होगी ना, कुछ ऐसे अनुकूलन, कुछ ऐसी युक्तियां जो इसको क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करती है? बढ़ावा देती है, अनुकूलन या युक्तियां। अब क्या ऐसी युक्तियां होंगी जो
इस क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। युक्तियां मतलब कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो उसको रीजन को समझने के लिए पहला अपने पास एक रीजन है, क्या है? स्वबंध्यता। क्या है? स्वबंध्यता। स्वबंध्यता क्या होती है? यानी कि सेल्फ स्टेरॉइड। सेल्फ स्टेरॉइड क्या होती है कि स्वबंध्यता मतलब कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके अंतर्गत मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ साथ परिपक्व तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर अंकुरण नहीं हो पाता। अंकुरण कैसे नहीं हो पाता? क्योंकि उसके अंतर्गत एक बंध्यता आ जाती है। नॉर्मल सी बात करें तो विकसित परागकणों का जब परागण की क्रिया द्वारा उसी पौधे के मादा भाग के ऊपर जाया जाता है, यानी कि स्थानांतरण होता है, तो उनके मध्य आपस में अंकुरण नहीं हो पाता। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाता है कि वो बंदी होता है, वो पादप क्या होता है कि उसके अंदर क्षमता नहीं हो पाती कि वो आगे चलकर उस जर्निक प्रोसेस को बढ़ाए। तो स्वबंध्यता एक बहुत बड़ा कारण है किसके लिए? अनुकूलता के लिए, पर परागण की। पर परागण की अनुकूलता के लिए स्वबंध्यता एक बहुत ही बड़ा और अच्छा कारण है। स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। होता क्या है? स्वबंध्यता के अंतर्गत यह होता है कि उसी पादप के परागण की क्रिया जब होती है तो उसी पादप के मादा भाग द्वारा उसका अंकुरण नहीं कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं स्वबंध्यता। इसका एग्जाम्पल है अंगूर। क्या है इसका एग्जाम्पल? है अंगूर। अंगूर, ठीक है, अंगूर। नॉर्मल सी बात करें तो अगला क्या है? और कोई ऐसी चीजें देखें जो पर परागण के अनुकूलन के लिए अपने को ऐसा माध्यम देती है जिसकी वजह से पुष्पों के अंतर्गत वो अनुकूलन हो। तो देखो स्वबंध्यता होगी, और क्या होगी? और होती है मुख्य रूप से हम बात करें एक लिंगता। क्या होती है? दूसरी है एक लिंगता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो साफ जाहिर होता है। एक लिंगता मतलब कि लिंग पौधों के अंतर्गत अलग रहेंगे, नर व मादा। कैसे अलग रहेंगे? एक लिंगता मतलब कि ऐसे पादप के पुष्प जिनके ऊपर एक पुष्प के ऊपर एक ही लिंग होता है, या तो नर रहेगा या मादा रहेगी। तो एक लिंगता रहेगी तो जाहिर सी बात है कि फिर वो तो पर परागण करेंगे कि उसको अपने ऑपोजिट सेक्स के लिए क्या जाना पड़ेगा? परागण की क्रिया करवानी पड़ेगी, उसको नीडेड है, उसको जरूरत है। अगर अंडक है तो उसको परागकणों की जरूरत है, परागकण है तो उसको अंडक की तरफ जाना है, प्रतिगाग्र की तरफ जाना है। तो ये क्या एक लिंगता एक बहुत अच्छा कारण है या युक्ति अनुकूलन है किसके लिए? पर परागण के लिए। ये नॉर्मल सी बेसिक चीजें हैं। अब आपको पता है कि इसका एग्जांपल्स की बात करें तुली वगैरह होते हैं जिसके अंदर एक लिंगी होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, वो है तीसरा कारण है भिन्न काल पक्वता। क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूं, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता क्या होती है? नाम से बदलता है कि जब मान लो कोई भी एक पुष्प है, जिस पुष्प के उस पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों प्रकार के लिंग मौजूद है, लेकिन उस पुष्प के अंतर्गत नर और मादा दोनों नर जनन भाग का एक ही समय के अंतर्गत उनका क्या होता है? परिपक्व नहीं होता। वो दोनों अलग अलग समय के अंदर परिपक्व कर। कैसे? इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लो कि ये दोनों पादप है, इसके अंतर्गत यहां पर अंडक मान लो परिपक्व हो गया है, लेकिन इसका नर परिपक्व नहीं हुआ है। नर मतलब कि आपको पता है कि पुमंग वाला भाग परिपक्व नहीं हुआ है, और इसका पुमंग परिपक्व हो गया है और अंडक को परिपक्व नहीं हुआ है सेम टाइम के अंतर्गत। तो क्या करेगा? यहां से जो परागण है वो यहां आ जाएंगे, दोनों साथ परिपक्व हुए, ठीक है। इसके परागण यहां आ जाएंगे, ये हो जाएगा इसके अंदर पॉलिनेशन। और जब ये पुमंग परिपक्व होगा तो किसी दूसरे पौधे का जब अंडक परिपक्व होगा, दोनों का समान काम है, तो भिन्न काल पक्वता हो जाती है। भिन्न काल पक्वता मतलब कि दोनों लिंगों का एक साथ परिपक्व नहीं होना, अपनी भाषा में, ठीक है। उसके लिए अलग अलग रीजंस होते हैं। और बात करें तो अपनी जो
अब भिन्नकाल पूर्वता भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पुपूर्वता और एक होती है स्त्री पूर्वता। यानी कि जब पुमंग पहले ही परिपक्व हो जाए, स्त्री कैसर बाद में परिपक्व हो जाए तो वो अलग बात होती है, और स्त्री पूर्वता में स्त्री कैसर परिपक्व हो जाता है लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या रहता है, परिपक्व नहीं होता, तो वो बात अलग हो जाती है। तो उसके अंदर भिन्नकाल पूर्वता इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टाइप होते हैं, लिख देता हूं यहाँ पर, एक होती है पुपूर्वता और एक होती है स्त्री पूर्वता। ठीक है। और बात की जाए तो नॉर्मल से अलग है कि अपने जो भी आसपास के एरिया के अंतर्गत होने वाली घटनाएं, कैसी घटनाएं, नॉर्मल से एक और घटनाएं होती है विषम वर्तिकात्व। क्या होती है? विषम वर्तिकात्व। चौथी विषम वर्तिकात्व। अब इस प्रकार की जो युक्ति के अंदर क्या होता है आप सभी को पता है कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसके अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। या तो उस पुष्प के अंतर्गत जो पुंकेसर और अंडक के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, या तो अंडा से बहुत ही छोटे आकार के और पुमंग बहुत बड़े आकार के होते हैं, दोनों के बीच में दूरी कम हो जाती है, या अंडक का भाग ज्यादा लंबा है, ज्यादा बड़ा हो जाता है और पुंकेसर पुमंग का भाग छोटा हो जाता है ताकि पोलिनेशन नहीं हो पाता, तो उसे बोलते हैं विषम वर्तिकात्व। ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर क्या नहीं हो जाता, स्वपरागण नहीं होता, तो फिर क्या होता है, परपरागण होता है, एक दूसरे पादप के उसी जाति के पुष्पों के मध्य होता है। तो ये होता है विषम वर्तिकात्व। इस प्रकार अनेक ऐसे युक्तियां या अनुकूलन है जो परपरागण को बढ़ावा देती है। और इसके बात करें नॉर्मल सी, तो परपरागण को बढ़ावा देने के लिए अपने पास कुछ ऐसी विधियां भी तो होनी चाहिए। परपरागण की कौन सी ऐसी विधियां हैं जिन विधियों की वजह से परपरागण कंप्लीट होता है? स्वपरागण तो कोई बात नहीं कि भाई एक ही पुष्प के ऊपर हो रहा है, एक ही पौधे पर हो जाता है, हवा द्वारा किन ऐसे ही आपस में कोई झटकों द्वारा हो जाता है, लेकिन अब एक का मटेरियल दूसरे के पास पहुंचाना है पर्टिकुलर डिस्टेंस की वजह से, उसके लिए कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए होगा, मीडिएटर की वजह से ही वो जाएंगे। तो क्या परपरागण के लिए मीडिएटर होते हैं, किन की वजह से परपरागण होता है, उसके बारे में अब हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि परपरागण की विधियां क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनकी वजह से परपरागण संभव हो पाता है, मेथड कौन कौन से है। तो परपरागण को मेथड्स को देखने के लिए सबसे पहला मेथड से, और हमने बहुत बार सुना है, वायु द्वारा परपरागण होना। वायु द्वारा परपरागण कैसे? कि हवाओं के चलने से परागकणों का उड़ना, हवाओं के चलने से परागकण उड़ जाते हैं। याद रखना, परागकण हवाओं की वजह से अत्यधिक मात्रा में प्रस्फुटित होते हैं, अत्यधिक मात्रा में प्रस्फुटित होते हैं, और वो परागकण क्या होते हैं, ज्यादातर चिकने और हल्के होते हैं, जिनका परागकण वायु द्वारा होता है। नॉर्मल सी बात है कि वायु परागण मतलब कि वायु द्वारा होने वाला परागण। दूसरा अपने पास क्या है कि दूसरा है जल परागण। क्या है? जल परागण। ये इंपॉर्टेंट भी है कि जल परागण क्या होता है कि जल परागण मतलब कि कुछ ऐसे पादप होते हैं, यानी कि कुछ जलीय पादप जिनके अंतर्गत परागण जल के माध्यम से होता है, जल के अंतर्गत परागण तैर कर जाते हैं। अब ये भी दो प्रकार का हो सकता है। अब जल परागण दो प्रकार का कैसे? एक तो होता है अधोजल और एक अपने पास होता है अधिजल, यानी कि अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण क्या होता है? जल के अंदर होने वाला, जल के अंदर की तरफ होने वाला परागण अधोजल परागण, और अधिजल होता है जल की सतह पर होने वाला, जल की सतह पर होने वाला परागण। ठीक है। जल परागण जल की धारा के साथ, जल की धारा के साथ दो प्रकार का होता है, अधोजल अधिजल। अधोजल मतलब कि जल के अंदर, अधिजल मतलब कि जल की सतह पर होने वाला परागण। अब और भी प्रकार का परागण होता है, और इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, क्या है? कीट परागण। क्या आता है? कीट परागण। अब कीट परागण क्या होता है वो जानिए। आप सभी ने अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत कीटों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर उड़ते या महकते हुए देखा होगा।
इधर उधर जाते हैं, खिलखिलाते हैं, तितलियां, कीट, छोटे मोटे कीड़े, बीज, जो भी कीट होते हैं, वो कीट जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर जाते हैं तो इन कीटों द्वारा परागण की क्रिया हो जाती है, परागण की क्रिया कर दी जाती है। कैसे? कि उन कीटों के शरीर के ऊपर क्यों? क्योंकि पुष्प द्वारा मकरंद वगैरह वो खाने के लिए, चूसने के लिए पुष्प के ऊपर बैठते हैं। परागण क्या होता है, उस समय प्रस्फुटित होते हैं, सब उनकी शरीर की सतह के ऊपर चिपक जाते हैं और कीटों द्वारा क्या हो जाता है, पर परागण हो जाता है, यानी कि शरीर की सतह पर चिपक जाते हैं। कौन चिपक जाते हैं? परागण, परागण। ठीक है, याद रखना 80% परागण की क्रिया कीट परागण द्वारा होती है, यानी कि टोटल प्लांट्स के अंदर जो परागण की क्रिया होती है उनके अंदर 80% जो परागण की क्रिया वो किसकी वजह से होती है? कीटों की वजह से होती है। किसकी वजह से? कीटों की वजह से होती है। और बात करें इसके एग्जाम्पल, आपको पता है एग्जाम्पल लिखे इसके लिए, इसका पूछा जाता है आपने को, तितली, हनी बी, हनी बी मतलब कि शहद वाली मधुमक्खी, भंगूर, और बात करें तो छोटे कीड़े, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, ये सभी क्या है? कीट परागण के अंतर्गत आते हैं। और अगला जो परागण की क्रिया होती है वो होता है पक्षी परागण। क्या होता है? पक्षी परागण। ये तो थे कीट परागण, कीट आते हैं। पक्षी परागण मतलब कि पक्षियों द्वारा होने वाले परागण की क्रिया। कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे गोरैया है, कबूतर है, इनकी वजह से काफी बार परागण क्रिया बहुत कम मात्रा में होती है। और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंतर्गत पूछा भी गया है, चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण क्या होता है कि चमगादड़ आपको पता है कि निशाचर या रात्रिचर प्राणी है। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं उनके पुष्प रात में खुलते हैं, और जैसे कचनार है, तो उन पुष्प के अंदर क्या होता है कि वो रात में खुलते हैं, तो चमगादड़ परागण उन पुष्पों के अंतर्गत होता है। तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत क्या स्टार्ट किया था? परागण के बारे में स्टार्ट किया था। परागण किसे कहते हैं? यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुंमंग के परागकोश से परागकणों का मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। ये हमने पढ़ा था। परागण कितने प्रकार के हो सकते हैं? कि परागण 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या था कि जब परागण की क्रिया उसी पौधे के पुष्प के मध्य हो। अब स्वपरागण में भी 2 कंडीशंस थी। क्या था? एक सजात पुष्पी परागण और स्वविगमन था। कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट, मेजर क्या रोल था उनका कि स्वपरागण का मतलब एक ही पौधा रहेगा, उसके ऊपर देखो जब पुष्प का परागण उसी पुष्प के मादा भाग और नर भाग यानी कि पुंमंग और जायंग के मध्य हो तो वो तो स्वयुग्मन। और उसी पौधे के ऊपर जब 2 पुष्प लगे हुए हो तो आपस में एक्सचेंज ऑफ पोलन ग्रेन्स हो जाए, ये समझ लो, तो उसे क्या बोलेंगे? ये दोनों स्वपरागण के टाइप्स थे। फिर आज हमने पार्ट 2 के अंतर्गत क्या स्टार्ट, उसके अंदर हमने युक्तियां भी देखी थी, क्या क्या कंडीशंस थी स्वपरागण की। आज हमने पार्ट 2 के अंतर्गत क्या देखा? आज हमने पार्ट 2 के अंतर्गत देखा कि क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण क्या होता है, यानी कि दूसरे उसी जाति का पौधा रहेगा लेकिन दूसरा पौधा रहेगा, उस पौधे के ऊपर परागण की क्रिया होना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब उसकी हमने अलग अलग प्रकार की युक्तियां देखी। युक्तियां मतलब कि अनुकूलता है, एक लिंगता है, अलग अलग विभिन्नताएं आना है, स्टेरिलिटी बंधिता हो जाना है, या उनके बीच में कोई अवरोध आ जाना, इस प्रकार की हमने युक्तियां देखी, अनुकूलता देखी। अब फिर हमने मेथड देखे कि पर परागण के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्योंकि स्वपरागण के कोई मेथड की जरूरत नहीं थी। पर परागण के मेथड को हमने देखा था, तो सबसे पहले हमने देखा था वायु परागण। वायु परागण हवाओं द्वारा हो जाता है, हवाओं के हिलने डुलने से वायु परागण होता है। जल परागण भी होता है, जलीय पादपों के अंतर्गत जल की धारा के साथ परागण बह जाते हैं। जलीय परागण 2 प्रकार के होते हैं, अधो जल परागण, जल की सतह के यानी कि जल के अंदर डूबे हुए, और अधि जल मतलब कि जल की सतह पर होने वाला परागण। ठीक है, फिर हमने बात की थी कीट परागण। 80% कीट परागण क्या होते हैं? परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है, उनकी सतह पर ऊपर चिपक जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर परागणों का आदान प्रदान कर लेते हैं, जैसे तितली, हनी बी, भंगूर वगैरह हैं, जो भी आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आने वाले जीव है। फिर हमने बात की थी पक्षी परागण। कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो परागण की क्रिया में भाग ले लेते हैं।
क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भी रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, क्योंकि कुछ बहुत ही कम प्रतिशत मात्रा में परागण की क्रिया पक्षी परागण द्वारा होती है। और चमगादड़ तो परागण होता है रात्रि, यानी कि रात में खुलने वाले कुछ फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर रात्रिचर प्राणी चमगादड़ है वो परागण की क्रिया कर देता है। तो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंतर्गत पोलिनेशन के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया। क्या क्या पोलिनेशन के प्रकार होते हैं, किस प्रकार का पोलिनेशन होता है और कौन कौन सी क्रियाएं होती है। अभी हम देखें, देखो नॉर्मल सी बात करें, वायु परागण है, जल परागण है, वोल्फिया वगैरह आपको पता है, कीट परागण है, पक्षी परागण, चमगादड़, ये अपने दैनिक जीवन में नोट की जाने वाली क्रियाएं हैं जिनको हम आप आसानी से समझते हैं। तो यहाँ तक हमने इस पार्ट के अंतर्गत इंपॉर्टेंट परागण की क्रियाओं को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और इनकम्पैटिबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास कीजिए और इसके जो नोट्स है उसको भी आप आसानी से नोट कीजिए अपनी नोटबुक के अंतर्गत। धन्यवाद।